के सर लिए। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं सेब के बगीचे में बैठा हुआ हूँ। लोग बोलते हैं कि भैया सेब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ठीक ठाक रखना चाहते हो तो जैविक की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। तो सरल विधि बनानी है जो एडाप्टेबल हो और जिसमें कम से कम खर्च हो, इसके लिए मेरा प्रयास रहा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ फार्म ऑन व्हील्स पे। और इस समय मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर सिर्फ आपको नेचर नजर आएगा। और बस्ती जिले में सेब नहीं होता है, लेकिन हम सेब के बगीचे में बैठे, देखिए पीछे नजर आ रहा है। और मेरे साथ हैं कर्नल केसी मिश्रा जी। सर नमस्ते। नमस्ते भी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर देश सेवा करते करते नेचर की सेवा में जुट गए, कैसे, कहाँ से मोटिवेशन आया? देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है सारे फौजियों का, कि वो नेचर के साथ में रहते हैं। हमारी तो लाइफ ही जंगलों में, कहीं शहरों में, कहीं दूसरी जगह पे, और जहाँ कहीं भी रहने का स्थान होता है उसमें थोड़ी सी बाय वर्च्यू ऑफ लिटरेटी और पोजीशन आपको एक जगह मिलती, स्पेस मिलती, जहाँ आप ट्रायल कर सकते हैं फ्लावर्स का, प्लांट्स का, दूसरी चीज़ों का। तो वो एक जीन्स में एक तरीके से आ जाता है। हमारे बच्चों को भी इसी तरीके से उतना ही प्यार है जितना नेचर के साथ में, जितना मुझे था। और यही शौक़ जब कभी आदमी एक अपना विज़न बनाता है तो वो उस तरफ मुड़ जाता है। सर कोई नाम दिया है आपने इस पूरे फार्म को? इस फार्म का नाम है राजेश्वरी मिश्रा जैविक कृषि एवं बागवानी फार्म। और ये जहाँ तक जैसे आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि कॉमर्शलाइजेशन के लिए नहीं बनाया, आपको इससे कुछ कमाना नहीं है। जो आप नेचर से ले रहे हैं, नेचर को दे रहे हैं। थोड़ा सा समझाइए सर। कमर्शलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि इससे कुछ कमाना नहीं है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उससे आप कुछ कमाई भी करें जो आपको सस्टेन करने के लिए हो। मेरा जो मानना था, मैंने जब सर्विस में था तभी जो कन्वेंशनल खेती से जो दुष्परिणाम थे, जो लोगों को तकलीफ़ें होती थी, जो बीमारियां फैलती थी, वो कहीं न कहीं मन में पिंच करती थी। तो बिफोर रिटायरमेंट ये एक आम धारणा बन चुकी थी कि मैं जाऊंगा तो अपने गांव की खेती जैविक विधि से करूंगा और इसी विधि को लोगों के बीच में प्रसारित करने का भी काम करूंगा। मैं अपने गांव तो नहीं पहुंच सका क्योंकि बीच में ही ट्रैप कर लिया गया और इस शहर में मुझे रहना पड़ा। शहर के पास में ही ये फार्म है और यहाँ पे मैंने उन अपनी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और प्रकृति के साथ जुड़ाव के साथ साथ में खाने पीने की सारी चीज़ों को और फल फूल पौधों को लगा करके अपने आत्मिक मन को संतोष दिया है। जहाँ तक आपने प्रकृति के साथ जुड़ाव का बोला, वो भी इच्छाएँ हमारी पूरी हुई हैं क्योंकि कॉलेजेस से मुझे बहुत इनविटेशन मिलते हैं बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, उनको लेक्चर देने के लिए, उनको कैरियर गाइडेंस के लिए। ऐसे में मैं अपने 3 ज़िलों में, यहाँ जो बस्ती मंडल में आते हैं 3 ज़िलों में विज़िट कर चुका हूँ और सैकड़ों विद्यालयों में हमारे जो लेक्चर प्रोग्राम हो चुके हैं। जब भी मैं उन विद्यालयों में जाता था, अपने पास से अपनी गाड़ी में लाद के अपने आदमियों के साथ अपने सैकड़ों प्लांट लेके जाता था और उन्हीं बच्चों को मोटिवेट करके लगवाता था। उनके नाम पे लगवाता था जो आज वो पौधे ज़िंदा हैं और वहाँ पे ग्रीनरीज दे रहे हैं, इन्वायरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे हम समझते हैं कि हमारी एक टीम थी 2-4 लोगों की और कुल मिला जुला करके जितने दिनों तक हम लोग उसमें कार्य कर पाए, इस समय तो स्थगित है, तकरीबन 9 से 10 हज़ार पौधे हमने डोनेट किए हैं अच्छा। वातावरण के सर लिए। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं सेब के बगीचे में बैठा हुआ हूँ। लोग बोलते हैं कि भैया सेब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ठंडे क्षेत्र में होता है, यहाँ तो भीषण गर्मी होती है। तो आपने तो संभव कर दिखाया है सर, कैसे हुआ? एक्चुअली मेरा ही इसमें योगदान नहीं है। देयर इज़ अ साइंटिस्ट हरमन शर्मा करके हैं, हिमाचल के हैं। उन्होंने इसमें एक कुछ बदलाव किए हैं जो एक ट्रॉपिकल कंडीशन की टेम्परेचर को बियर करने की कंडीशन में आ जाती है। ये पौधे बेसिकली गर्म इलाकों के लिए ही बनाए गए हैं। अगर हम वहाँ के ट्रेडिशनल प्लांट्स को लेके आएँ तो शायद वो सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। तो इनमें जो 3 प्रजातियाँ हैं, अन्ना डोरसिट करके और हरमन 99, और ये जो प्लांट्स हैं प्लेन्स के लिए बनाए गए हैं जहाँ की ये टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक बियर कर सकते हैं। सो शुरुआत भले मैंने पहले की हुई है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो करके और अपने अपने घरों में 2-4 पौधे के रूप में लगा रहे हैं। सर यहाँ पर देश दुनिया के, मतलब दुनिया के, आप साउथ अफ्रीका से पेड़ लेके आए हैं, चीज़ें लेके आए हैं, वो कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ पे जो दुर्लभ किस्म की प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। विदेशों से जो पौधे आए हुए हैं, एक कॉन्सेप्ट मेरे मन में था जो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई भी हमारा विजिटर्स आए या यहाँ के इस फार्म के आसपास रहने वाले जितने पशु पक्षी हैं, वो तभी यहाँ सस्टेन करेंगे जब उनको खाने और रहने दोनों की जगह मिलेंगी। उनका निवास जनरली पेड़ पौधे में होता है, तो पेड़ों की प्रचुरता है तो चिड़िया आएंगी, लेकिन अगर उनको खाने के लिए नहीं मिला तो वो अपना घोंसला नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में एक मन में इच्छा थी कि उन्हें हर समय पे,
चाहे वो हमारे विजिटर्स हो या यहाँ के जो पशु पक्षी हो, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि उस मात्रा में मिलने के लिए हम ये जो फ्रूटिंग प्लांट लगाएं, ये फिर भी नहीं उतना समुचित मात्रा में दे पाएंगे उनको, जितना कि जो प्रकृति ने जो दिया हुआ, जैसे बरगद हुआ, पाकड़ हो गई या पीपल के पौधे हो गए, इनमें जो फ्रूटिंग आती है विगोरस आती है, बहुत बड़े मात्रा में आती थी कि पेड़ों पे आपको सैकड़ों चिड़िया मिलेंगी। लेकिन आप मॉर्निंग में अगर यहाँ देखेंगे, ये लाइन हमारी पावर लाइन है, इसके ऊपर कम से कम 10 से 20 प्रजातियों की चिड़ियाँ सवेरे सवेरे आकर के यहाँ पे चाय चाहती हैं, क्योंकि कुछ प्रयास सफल होता नज़र आ रहा है उनको हर समय। चाहे वो ब्लैक टोमेटो खाने के लिए मिले, नेचुरल टोमेटो खाने के लिए मिल जाए, बीन्स खाने के लिए मिल जाए, बेर खाने के लिए मिल जाए, हमेशा कुछ न कुछ, या चीकू मिल जाए, अमरूद मिल जाए, हमेशा कुछ न कुछ उनको भी मिलता रहता है। कुछ पौधे गूलर वगैरह के यहाँ लगे हुए हैं जिनमें भी फ्रूटिंग्स आ जाती हैं। तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ता है। और उसी विधा में ये पौधे बाहर से हमने मंगाए कि 12 मासी होंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहेंगे, और इनको भी खाने के लिए मिलेगा, साथ साथ में हमें भी मिलेगा, हमारे विजिटर्स को भी थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। मेरे हाथ में सर ये है, ये आपने दिखाया, मुझसे पूछा गेस करो क्या है, हम गेस नहीं कर पाए। और मैं दिखाता हूँ अपने जनता को जो देख रहे हैं, ऑडियंस। मतलब हमारे घर में महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर मतलब होता है ना। तो देखिए ये इतने सारे बीज यहाँ पर निकले हैं, और जब आप इसे लेंगे, देखिए अपने मेरे हाथ में लगा भी हुआ है, और इस सर ही दिखा देते मुझे, इसके बारे में बाद में सर से पूछेंगे। और इसे आप ऐसे क्रश करेंगे, ये देख रहे हैं, और ये ठंडाई, मतलब ये छूटेगा नहीं आसानी से। और ये सिंदूर है, टीका लगा लीजिए आराम से, ये बना रहेगा। और ये सिंदूर तो ये कहाँ से लिया है सर, विलुप्त होती प्रजाति, और कहाँ से आपको मिली सर? ये विलुप्त होती प्रजाति है, एक कृषि का एक सम्मेलन था नेशनल लेवल का। और स्मेल बहुत अच्छी है सर इसकी। हाँ, स्मेल जब शुरुआती दौर में, जब ये ड्राई अप हो जाएगा तब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी ये कच्चा है जिसमें बहुत अच्छी स्मेल है, और इसकी जो ठंडक आपको तुरंत ही 10 सेकंड के अंदर अंदर एहसास हो जाएगी। ये मध्य प्रदेश के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के, मतलब वहाँ के जंगलों से ये हमें 10-5 बीज मिले थे। वहाँ के कुछ किसान लेकर के आए थे, ऐसे वो बेचना चाहते थे, तो 10-5 बीज हमने उसमें ले लिया था। 3 पौधे हम उनमें से उगा पाए, और वही ये पौधे हैं। हमने कहा कि अगर विलुप्त होने की प्रजाति में हैं तो इनको चल को इनका प्रोपगेशन किया जाए। तो संयोग अच्छा था कि उन 11 में से 3 पौधों को हम जीवित रख पाए, और वो समुचित मात्रा में फल देते हैं, जिसका उपयोग भी हम अपने घरों में पूजा पाठ में भी करते हैं, और जो आने जाने वालों को जो इंटरेस्ट होता है उनको भी देते रहते हैं। आप भी ले जाइए अपने घर पे लगाइए, अच्छा, एंड इन पौधों का यूज़ करिए। सर मैं और देख रहा था यहाँ पर कैंसर रोधी, मतलब जिसे इलाज किया जा सकता है, वो पौधे भी नजर आए मुझे। तो क्या यहाँ पर मतलब कोई ऐसे चिकित्सा वाले भी आप पूरे प्लांटेशन लगा रखे हैं? मेरे पास में ढेर सारे पौधे ऐसे हैं जो कैंसर या दूसरी बीमारियों के लिए काम में आते हैं। कहीं न कहीं हर एक पौधे में एक मेडिसिनल वैल्यू होती है, जिसमें समुचित मात्रा में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं, वो उस विधा के ट्रीटमेंट के लिए काम में आ जाता है। मेरे पास कैंसर से रिलेटेड करीब 6 तरीके के प्लांट हैं। स्टार गूजबेरीज एक है, एलिफेंट फूड दूसरा है, मेरे पास में लक्ष्मण फल तीसरा पौधा है, पैशन फ्रूट दूसरा पौधा। एवोकाडो में भी 73 मिनरल्स एंड विटामिन पाए जाते हैं, वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अगर लक्ष्मी तरु है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनके ऊपर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दवा बना रही है, ये सारे पौधे जहाँ कहीं से मिल पाए हैं, कोई बेंगलोर से कलेक्शन किया हुआ है, कोई उत्तराखंड की पहाड़ियों से किया हुआ है, कोई बाहर से भी मंगवाए हुए हैं। तो इन पौधों को लेकर के यहाँ पे, क्योंकि मेरी पत्नी का देहांत भी कैंसर से हुआ था, तो कहीं न कहीं मन में इच्छा थी कि अगर इस तरीके के पौधे लगाएं जो खाने में भरपूर मिठास रखते हैं, भरपूर एलिमेंट्स को इतना रखते हैं जो आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, और साथ साथ में एंड रिजल्ट उनका अगर कैंसर से मिलता है, तो दोनों ही चीज़ें, आप बीमार नहीं हैं तो खा करके आप एंजॉय कर सकते हैं, और आप बीमार हैं तो ये बीमारी को ख़त्म नहीं करती हैं बल्कि रोक देती है वहाँ पे। सर एक चीज़ और, आपके दरवाजे पर देखा मैंने, एक आम का पेड़ है, 12 किस्म की प्रजातियाँ एक ही पेड़ पे, समझाइए थोड़ा। ये हम जब इसको लगाने के प्रोसेस में थे, यहाँ इस फार्म पे जितने भी पौधे लगे हुए हैं, कहीं न कहीं हर जगह मेरे हाथ लगे हुए हैं। मैं इंश्योर करता हूँ, चाहे मेरे आदमी भी लगा रहे हों, फिर भी एक मन की उत्कंठा की वजह से मैं इन पौधों को ज़रूर अपने हाथ से लगाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हज़ारों पौधे मेरे हाथ के लगाए हुए। जिस समय पे उस प्लांट को लगाया हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट प्लांट, जबकि ये खेती को लेबलिंग करवा के हम खेती के लायक बना रहे थे, तो उसको लगाया हुआ था। जब वो पौधा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें नेचुरल 3 ब्रांचेज मिली मुझे।
तो ये मन में इच्छा हुई कि, और मैं विजिट कर रहा था यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ही सेंचुअस है। यहाँ पे 200 प्रजातियों के आम हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने जो बहुत संरक्षित कर रहे हैं देश विदेश से मंगवा करके। तो वहाँ पे कुछ प्रजातियों के बारे में मुझे जानकारी थी, और मेरी बड़ी इच्छा थी उसमें जो नेशनल प्राइज़ विनर्स पौधे थे, जैसे हुसनारा हुआ, काला पत्थर हो गया, और इंडोनेशिया हो गया, वृंदावनी हो गया, ये ऐसे ऐसे दुर्लभ फल हैं, पौधे हैं, जिनमें वृंदावनी जो है बेल के तरीके से होता है, महक भी उसको बेल के तरीके से है। इंडोनेशिया जो लंबा खीरे के तरीके से होता है, देख करके आप पहचानेंगे नहीं कि आम का पौधा है, लेकिन वो आम है, नेशनल प्राइज़ विनर है। हुसनारा जैसे उसका नाम है, उतना ही खूबसूरत पौधा भी है, और खाने में उसकी अजब की मिठास है। काला पत्थर पकने के बाद में एकदम काला लगता है, देखने में आदमी को लगेगा कि ये फेंकने लायक हो चुका है, लेकिन वो टेबल मैंगो है। आप पकने के बाद में 15 दिन तक अगर अपने टेबल पर रखेंगे तो सड़ेगा, सड़न नहीं पैदा होगी। तो इस तरीके की प्रजातियों के जो वहाँ से हमने साइन ले करके और इसमें हमने ग्राफ्ट किया। एक को हमने सबसे अर्ली वैरायटी के लिए चूज़ किया, दूसरी ब्रांच को हमने सबसे लेट वैरायटी के लिए चूज़ किया, और तीसरी ब्रांच जो खाली मिली इसमें 10 तरीके की ग्राफ्टिंग कर दी। और इस तरीके से कि दरवाजे पे है, आने जाने वाले लोगों को भी एक अट्रैक्शन होता है। फ्रूटिंग के समय जब आते हैं, ये तो सर डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ये तो सर डिफरेंट दिखाई दे रहा है। हमने कहा बिल्कुल ये डिफरेंट है भी, इसमें इतनी प्रजातियों के आम लगे हुए हैं, तो एक मन को थोड़ी सी खुशी भी देती है कि डिफरेंट वैरायटी के लोग देख करके उसको, कोई लोग खा करके भी उसको टेस्ट करके अपना एंजॉय करते हैं। और बेसिक रीज़न हर एक चीज़ का अल्टीमेट एम यही होता है, टू गेट द हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस वहाँ से मिलती है तो मन को अच्छा लगता है। कितने टाइम हो गया इस फार्म को आपके? यहाँ पे मैंने 2009 से खेती करना शुरू किया था, और प्लांट्स उस समय बहुत छोटे छोटे हालत में थे। सो 2009 से करने से सारे प्लांट तो काफ़ी दिनों बाद लेट में लगे, लेकिन खेती बाड़ी मैं 2009 से यहाँ पे कर रहा हूँ, और शुरू से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। सर एक चीज़ देख रहा था मैं, वहाँ पे आपने बायोगैस वाला सिस्टम बना रखा है, खाद आप खुद बनाते हैं। आपका कहना है कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है उससे बेटर ये खाद, थोड़ा सा ये समझाइए, जैविक खेती के प्रति जो लोग अग्रसर हो रहे हैं उनको थोड़ा ज्ञान दीजिए। ये खादों में जो डिफ़िकल्टीज होती है जैविक खादों को बनाने में, या उसकी अवेलेबिलिटी के लिए जो परेशानियाँ होती हैं, उनको कम करने के लिए एक स्टेप है। क्योंकि गौ आधारित खेती ही जैविक को मान्यता दे पाती है। बाकी आप कुछ भी करते रहें, उसमें कोई न कोई कंटेंट्स दूसरे मिले रहेंगे, आप पूरी तरीके से अपने आप को नहीं कह सकते कि हम जैविक खेती करते हैं या प्राकृतिक की तरफ बढ़ रहे हैं। सो गौ आधारित होने के बाद में जो गाय के गोबर या गोमूत्र से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत ही समुचित मात्रा में उसमें सारे एलिमेंट्स मिलते हैं जो खेती बाड़ी के लिए बहुत यूज़फुल हैं। लेकिन रॉ फॉर्म में उसको यूज़ कर पाना, करने से पौधों को उतना नहीं हो पाता। भाई डाइजेस्टेबल फॉर्म में अगर पौधों को ये खाद मिलती है तो पौधों में ग्रोथ देखी जा सकती है और आपको उसका फ़ायदा मिलता है। ये एक बना बनाया चीज़ है जिसको बायोडाइजेस्टर बोलते हैं हम, और इसका एक डाइजेशन का पीरियड है 56 डेज़ टू 56 डेज़ का है, जिसमें आप एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करते हैं, एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करते हैं उसमें माइक्रोब्स पैदा करने के लिए, और उन एलिमेंटों को इसमें डाल करके किसी भी फार्म में, चाहे वो पत्तियों के फार्म में हो या लकड़ी के फार्म में, अगर इसमें डाला जाता है तो लिक्विफाई हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में यहाँ से निकलते हैं। सो एक ही चीज़ में सारे गुण जो हमारे ज़मीनों के लिए, जो जो एलिमेंट हमको ज़मीनों के लिए चाहिए, उनको अच्छा उपज लेने के लिए और उनकी ज़मीन की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए वो एक ही खाद से मिल जाती है। तो इसलिए ये बायो कंपोस्ट को, ये बायोडाइजेस्टर को लेकर के यहाँ पे लगा है। मेरे पास गौ माता हैं, गोमूत्र उससे मिल जाता है, उनकी गाय के गोबर मिल जाते हैं। छाछ के लिए जो इनमें और दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो बड़ी मात्रा में छाछ हमें ज़रूरत होती है तो हम कहीं न कहीं से ले लेते हैं, या चावल हमारे जिसमें माड़ ज़्यादा होती है, देसी किस्म के चावल मेरे पास में पैदा होते हैं, उनसे बना करके उसके माड़ के और पानी के साथ में डाइल्यूट करके उनको मिलाया जाता है। मेरे इस फार्म पे तकरीबन बहुत डिफरेंट टाइप के हर्ब्स मिलते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो ऐसे तकरीबन कोई 12 से 14 प्रजातियों के हर्ब्स को इसमें मिलाता हूँ, जिससे उनके गुण भी उस खाद में आ जाते हैं, लिक्विड खाद में आ जाते हैं। तो ऑल इन वन है। तो ये एक ईज़ी फार्मर को करने के लिए कि अगर आप सिर्फ इसको ही अपने फार्म पे लगाएंगे और आपके पास एक गाय है तो आप 5 से 10 एकड़ की खेती करने के लिए सफिशिएंट आपको खाद मिल जाएगी। और ये चूँकि मेरे मतलब पास एक गाय 5 से 7 एकड़ खेती करवा सकती है जैविक तरीके से। जैविक तरीके से टोटली 100% प्योर, मतलब जैविक करवा सकती है। तो उसी में पहले साल में है, और ट्रायल के लिए मैं अपने खेतों में, अपने पौधों में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा।
और ये रिज़ल्ट मिलने के बाद में देन मैं अगर कोई इच्छुक किसान हुआ ट्रायल करने के लिए, मैं उसको 1-1 लीटर में कई किसान हमारे ले जा चुके हैं लिक्विड खाद को कि तो आप कोई अपने आपसे खेत में जुड़ना चाहे तो कैसे आएगा आपके पास? ओपन है, मेरे नंबर हैं यहाँ पे। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के किसान मेरे पास जुड़े हुए हैं। जिस हरियाणा की आप बात कर रहे हो वहाँ पे एक मनीष है जिसने 10 एकड़ में केनू और संतरे की बाग लगा रखे हैं। वो मेरे साथ बहुत दिनों तक संबंध रहा और मोटिवेट होकर के ये अपने बाग को लगाया उसने, और सेब के पौधे भी उसने अपने यहाँ लगाए हुए हैं। तो अच्छी कमाई कर रहा वो। तो जुड़े हुए थे किसान पूरे देश के यहाँ, और कहीं न कहीं पे लोग संपर्क करते रहते हैं। कुल मिला के आप जो है चीज़ों को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखो, अगर आप कमाना चाहते हैं तो कमा भी सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम में जाएंगे तो लोगों का स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यही थी जो आपने बिल्कुल सही बोला है कि हम ह्यूमन बीइंग का जो स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित थे कि जो हम उपज ज़्यादा ले लेते हैं, खाने के बाद में हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जितनी हम कमाई नहीं करते उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है और सेहत अलग से ख़राब होती है। तो अगर अपने आप को ठीक ठाक रखना चाहते हो तो जैविक की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा, बिकॉज द फ्यूचर इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उस तरफ अगर मुड़ना है तो आपको आसान तरीका, क्योंकि किसान घबराहट में इसी में रहता है कि खाद कहाँ से ले आएंगे, ये चीज़ कहाँ से ले आएंगे, वो चीज़ कहाँ ले आएंगे। तो अगर सरलता के साथ अगर वो जैविक खेती को कर सकता है तो अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन अगर कम्बरसम हुआ कि 10 चीज़ें मिलानी है, 15 चीज़ें मिलानी है, तो घबराहट सा जाता है। तो उसको ईजिली अवेलेबल जो मार्केट में वही पैसे दे कर के लेके आता है, वहाँ भी ठगा जाता है वो। पुराना है, नया है, बहुत ज़्यादा उसको जानकारी न होने की वजह से। तो सरल विधि बनानी है जो एडैप्टेबल हो और जिसमें कम से कम खर्च हो, इसके लिए मेरा प्रयास रहा। और सबसे बड़ा प्रयास रहा है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको सबसे पहले जो आपके पास उपलब्ध है वो पर्याप्त है, उसको खाने का तरीका भी बताने का प्रयास करते हैं कि आप इस विधि से खाओगे तो आपके शरीर को ये फ़ायदेमंद करेगा, बीमारियों से आपको दूर रखेगा। उपज भले ही कम हो, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जो एक्सेस में दे देते हो उससे आपकी कमी हो जाएगी। तो ये एक प्रयास के तहत में ये इन सब चीज़ों को जैविक खेती की तरफ लोगों को प्रयोगधर्मी भी बनाना चाहते हैं, और उनसे पहले मैं खुद प्रयोग करके उनकी अगर जो बीजों की ज़रूरत है, जो थोड़ी मात्रा मेरे पास में एक्सेस होती है, उन सबको देता रहता हूँ। कुछ लोग इसको ट्राई करके खाना भी चाहते हैं, उनको भी मैं हेल्प करता रहता हूँ। तो जहाँ तक संभव है हम लोगों की मदद करते रहते हैं, और बहुत से लोगों ने अभी ज़िले में, मुझे बहुत शान के साथ कहने में गर्व महसूस होता है कि दसियों ऐसे किसान हैं जो 100% प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिए हैं, और उन्हें देख कर के लोग भी हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप खेती पूरी मत करो, आप अपने खाने भर के लिए 1 बीघे में करो, या नहीं और कुछ नहीं कर सकते। जो सब्जियाँ जिनमें ज़्यादा कीटनाशक होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, उनका उतना तो कम से कम मतलब 1 कहीं से बिस्सा ज़मीन शुरुआत में तो आप करो। शुरुआत करो कहीं से भी। तो क्या है कि जो एक फौजी होता है ना, तो सर के पास एक लगा हुआ टैग, राष्ट्र सेवा में सदैव समर्पित, राष्ट्र प्रथम। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब इन्होंने रिटायरमेंट के बाद नहीं छोड़ा हुआ है, राष्ट्र प्रथम है और ये सेवा में समर्पित है। तो अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आप मोटिवेट हो पाए होंगे इस वीडियो से, तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया। फॉर्म ऑन व्हील का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सर के लिए जय हिंद भी लिखिएगा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ने की कोशिश करिएगा सर के तरीके से।